सर गुड आफ्टरनून, मेरा नाम सार्थक भगत है। आर्यन इन्वेजन थ्योरी को बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, स्पेशली जामिया में, तो जो है ना फैक्ट के रूप में पेश किया जाता है, जबकि ऐसा हम सब जानते हैं कि ये फैक्ट बिल्कुल भी नहीं है। ये एक डिस्प्यूट पैदा करने के लिए करते हैं ताकि आपस में चीज़ें हो। तो इस पर आपका क्या कहना है? पहली बात तो ये है कि यूनिवर्सिटीज़ में फैक्ट की जगह डिस्कशन होना चाहिए। दे शुड इनकरेज यू टू थिंक। उनको कहना चाहिए कि इस स्कॉलर का ये थ्योरी है, आप क्या कहना चाहते हैं। दे शुड आस्क यू फॉर फीडबैक नहीं पूछते ना, यू वहाँ जस्ट पे ऐसा है कि मतलब उनके हिसाब से जो वो बता रहे हैं वो सही है और सामने वाले को बस सुनना है। तो वहाँ पे बल्कि हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए इन टॉपिक वो इंडोक्ट्रिनेट करें, उसको ब्रेन वॉशिंग कहते हैं। Yes. वो जो रिलीजन्स ऑफ द बुक है ना, कि बुक को पढ़ो, घोटा लगाओ और बहस की जरूरत नहीं है और कोई आर्ग्यूमेंट नहीं अलाउड। प्रोफेसर है ना जो वहाँ के बड़े अपने आप को बड़ा आर्टिकुलेटेड पेश करते हैं ताकि जो यंगस्टर्स है, जो कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, उनको लगता है कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी तो हुई थी। बहुत उनमें वो जैसे हीरो होता है, प्रेजेंटेशन बड़ी सॉलिड, बड़े एरोगेंट, बड़ी हाई लेवल लोगों के दे प्रेजेंट देमसेल्व्स एज अथॉरिटीज। सर इसको डिबंक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको डिबंक करने के लिए हमारा डेटा तो बहुत है, हमने पुस्तकें लिखी हैं, लिखी भी जा रहे हैं, और भी लोग लिख रहे हैं। तो यू हैव टू करेज होनी चाहिए, यू नीड करेज। डेटा की शॉर्टेज नहीं है, बट आर पीपल आर स्कैर्ड, ये बात है। दे आर स्कैर्ड टू इवन बी ऑन कैमरा। यू आर ब्रेव मैन। एक्चुअल में क्या है कि ब्रेव की बात नहीं सर, जिस सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं ना, कभी कभी उनको चैलेंजेस इतने फेस करने पड़ते हैं, स्पेशली जो जामिया में, एमयू में पढ़ रहे हैं, तो उनका बहुत चैलेंजेस है। इस वजह से भी थोड़ा सा उनको जामिया क्या, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी, JNU में भी, अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। इंडिया की 90% यूनिवर्सिटीज़ में यही चीज़ पढ़ाई जाती है। आई नो दिस। सो प्रॉब्लम इज़ कि स्टूडेंट्स को या तो इंटरेस्ट नहीं है, वो तो कह रहे हैं हम तो एग्ज़ाम पास करके चले जाएंगे, हमें क्या, हम क्यों लड़ें। आई जस्ट वांट नौकरी, आई वांट नौकरी। आई जस्ट वांट कि जिस तरह से प्रोफेसर खुश हो जाएगा, नंबर मिल जाएंगे, चलो, आई डोंट केयर। ऐसी बात है ना। उनको अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में इतनी परवाह नहीं है। आई थिंक इट इज़ ऑल्सो द फॉल्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, दे डोंट चैलेंज। थोड़ा बहुत अपब्रिंगिंग का भी है। और इफ़ 5, 6, 10 स्टूडेंट इकट्ठे हो जाए और कि हम एक पिटिशन लिखेंगे, हम थोड़ा रिसर्च करेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा डॉक्यूमेंट निकालेंगे और उसको फिर हैंड आउट करेंगे, कहेंगे कि इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। और प्रोफेसर को कहेंगे हम वीडियो टेप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, इट्स ऑल अबाउट ट्रूथ। तो ऐसे कुछ रेजिस्टेंस तो होगी ना। तो सर की तरफ से मतलब हमारे को जामिया के स्टूडेंट्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए यही मैसेज है मेरे हिसाब से कि आप लोगों को बात करनी चाहिए। कोई भी ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स होते हैं, सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, उस पर बात करो। अच्छा ये बताओ, वहाँ पर कोई स्टूडेंट ग्रुप होगा जो हमको इन्वाइट कर सकता है, तो क्यों नहीं इन्वाइट कर रहा। हाँ, ये स्टूडेंट ग्रुप, कई यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट ग्रुप्स तो होते हैं, तो प्रोफेसर ना भी आए, ना भी इनवाइट करें, स्टूडेंट कह सकते हैं कि हमने अपना कमरा एक रेंट कर लिया हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर, हम 2-4 लोगों का पैनल डिस्कशन करेंगे। वी वांट टू हैव अ पैनल डिस्कशन ऑन आर्यन इन्वेजन थ्योरी। आई विल कम, जनरल बख्शी विल कम, 5-6 अदर्स विल कम एंड वी विल हैव अ डिस्कशन। होना चाहिए, ऐसे क्यों नहीं होना चाहिए। तो हम थोड़ा कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं। Welcome Rajiv ji on Garuda Prakashan stall at New Delhi World Book Fair, and many congratulations to you and your team for this wonderful book, 10 Heads of Ravana. So here I would like to tell people that we are having Rajiv ji and Anurag ji, who is also an author in this book. So Rajiv ji, when I was reading this book, then I was reminded of the recent incident that happened in JNU. That I think you must be remembering that particular Brahman Bharat Chodo, and then I immediately understood from where this is coming. So in this book you have described about Kancha Elijah Shepherd, who is a prominent author and an academician. So I would like to ask you more about him. So I think he's one of the authors. So you should discuss his chapter. Okay, so can you tell me which chapter? So yeah, in as we all know that current history is what is not a correct history, right? And most of the historians can be considered as historians, right? So is Romila Thapar. So can you throw some light? Why do you think so? And why the current history is a threat to Indian civilization
in the long term? Yeah, first of all, thank you, Ankurji. First of all, I would like to thank Rajiv ji, Ankurji. Before I begin to answer your question, I want to say that this whole essay which I have written, it's like a commentary to what Rajiv ji has already said. He released a few years back a video on Romila Thapar. It was very nice video series. Everyone should watch it. So my chapter is just an elaboration, a commentary on that thing. Okay. Now, as far as your question is concerned, that why is it so dangerous? It is dangerous because I see that everything she writes is from a very adharmic lens. So the reason why she comes up with all sorts of crazy theories is because she is looking through a certain lens. We can call Marxist lens, whatever. It's adharmic in our terminology. So that is the reason. I have picked up three sections in my chapter. One is on Islamic rule in India. One is on Hinduism and regarding Hindu epics, whatever she says about that. And one is on she denies even India existed, there was no such thing. So these are very dangerous because she is denying our nation, she is denying our dharma, she is denying everything. So that is why I think because of that adharmic point of view she has, it's very dangerous, and therefore we should also have a dharmic perspective towards it. So, in the same context, my next question is about what do you mean by adharmic? Number one, and the second thing is she took two positions when she writes about the Islamic rule. Then she says that it is very much kind of means they come here. There was a previous relationship with their culture, and so Islamic rule is different from British rule. So can you throw some light upon her differentiation on these two foreign rules? So regarding your first question was what is adharmic? So I'll just give an example that will show why I am calling it adharmic. So for example, she will say that the motives why these Islamic invaders came. So she will say that they came because they wanted money and all that. That is one. So they will see through economic lens. Okay, like Marxist historians do. And secondly, they will deny all ये सारे myth हैं. भगवान राम भी नहीं थे, भगवान कृष्ण भी नहीं थे, सब झूठे हैं. सब इन्होंने अपना मनगढ़ंत कहानियाँ बना ली. So she will look for evidences. Like she will say कि भगवान वराहा जो थे वो तो ट्राइबल गॉड थे और ब्राह्मणिकल जो हिंदूज थे उन्होंने अप्रोप्रिएट कर लिया 6th century में. So this is the kind of lens she uses for everything. आपको consistently यही चीज़ मिलेगी. And regarding what was your second question? Her differentiation about the Islamic and British. So Romila Thapar, she says कि इस्लामिक रूल में तो फ्यूजन हुआ हिंदूज और मुस्लिम्स का, इनका फ्यूजन हुआ और उसमें इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए. ध्रुपद जो क्लासिकल अपना हिंदुस्तानी म्यूज़िक है उसमें ध्रुपद इवॉल्व होकर आया, जबकि विच इज़ ऑल इनकरेक्ट क्योंकि ध्रुपद तो बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है. बट शी वांट्स टू पुट एवरीथिंग ऑन मुगल्स ने ही सब करके दिया हमें, अदरवाइज तो पहले कुछ नहीं हो रहा था. सो दिस इज़ द डिफरेंशिएशन शी मेक्स. सब कुछ इस्लामिक रूलर्स के आने के बाद हुआ एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री में इतना वो नहीं करते. बट ये जो मुगल्स को लेकर है दे वांट टू एप्रोप्रिएट एवरीथिंग, लाइक राजीव जी सेज कि वो डाइजेस्ट करना चाह रहे हैं. I want to add to that. I think he's made very good points. The leftists want to call colonialism starting with Europeans, but not Muslims. This is the argument. Right. Okay, Islam was not a colonialism. Colonialism only 200-300 years old, not 1200 years old. हम कहते हैं 1200 years है. Right. तो जब हम उनसे डिस्कशन करते हैं तो वो ये कहते हैं कि because the Muslims settled here, therefore they can't be called colonizers, they became Indians. But by that token, the Europeans, white people, went to America, they also settled only. They're all settled there. But why do we blame them for the atrocities against Native Americans? We do. Right. We do. We blame them for slavery. We blame them for all kind of things. They can also say कि हम तो settle हो गए, हम यहीं हम native हो गए, तो जो कुछ भी किया ठीक हुआ. It's not like that. Right. The fact is that they imposed a foreign religion. They imposed a foreign language. Persian was a state language. Right. They imposed jizya tax. Right. They imposed a whole way of thinking and a way of life. Right. And they downgraded the local people. They demeaned the local people. Right. If that is not colonization, what it is, what else would it be? So I think we have to begin to say colonization started 1200 years ago. Right. And so when we talk about decolonizing, it is not only from the British. Right.
You have to talk about decolonizing. The reason they're concerned is because if you start saying colonization includes the Islamic period, then decolonization means कि what do you do with all those big things they've built, monuments they've built? Right. Huh? What do you do with all those? It means कि ये बाकी ये लोग foreign बन गए. Right. जैसे अंग्रेज लोग यहाँ थे, we thought foreign है. Correct. It is because of the political consequences that they want to distort history. Right. But we have to accept कि जो हो गया सो हो गया. History has to be taught properly. Right. But people who are here now for many generations, they have to be treated equally with respect and love. Right. Whatever happened in the past, is not their fault. Right. According to our karma theory, you cannot be blamed for what your ancestors did. Right. It's not your fault. Right. Whatever they did, उसका वो फल भुगतेंगे अपने जन्म में ही भुगते next जन्म में भुगतेंगे. Right. Your past is not your parents. Your past was your previous janam, your previous janam. Correct. In a Muslim's previous janam, he may have been a Tibetan, he may have been a black, white, Christian, Hindu, he may have been anything. We don't know. Correct. He could, just because he's a Muslim now doesn't mean that for hundreds of generations he was always Muslim. It's not his fault. Right. He could be anything. That is what it says. So Right. you have freedom from ancestors. You have Correct. freedom from उनका जो कर्म था वो वही पूरा करेगा. Correct. ठीक बात है ना? बिल्कुल, absolutely. So you can tell the Muslims that, look, don't try to protect Aurangzeb. Correct. The point is, it's not your fault. Of course. Why should you be blamed? Correct. And we have to say it like that. We say it's not your fault. Right. Right. As long as you say it's your fault, he'll defend. Correct. Correct. That correct. is not natural human being. Of course. Of course. So, in around I think 2013 or 14, there was a Nukkad Natak at IIT Kanpur in Antaragni. It's their cultural festival, and I was quite surprised and shocked to see that they were utilizing Aurangzeb, right? And because I am well versed with our true history, so it was a quite big shock that the person who has killed Guru Tegh Bahadur, right, and done lot of atrocities on Hindus, and he has destroyed lot of temples. It's a fact, but their premise was that Aurangzeb was a very kind king who used to live, just by sewing the skull caps and writing the Qurans, right? And he never destroyed so many temples. It was just, I think, 10, 12 temples, and where Brahmins, priests were not so good, not genuine, right? So because of that, he destroyed those temples. So when I was reading this book, then I got to know about Audrey Truschke, and she is a well-known academician and social media activist also. And then I got to know that from where these kind of material for these kind of narrative is being coming, right? So Rajiv ji, I would like to know from you more about Audrey Truschke's work, and what is the threat to our civilization and the younger generation through her work. So I want people to read this because in this 10 heads, one of the heads described is Audrey Truschke, and here chapter 7 by Shubhodip Mukhopadhyay and Manogna Shastri is on that subject. So people should buy this book and read it. But I'll tell you a little bit. Audrey Truschke is a very junior person in the Western system. She's a scholar. She's a student of Wendy Doniger and Sheldon Pollock. Okay. So she comes from that background of the people. I was criticizing the leaders, Wendy Doniger and Sheldon Yes, Pollock. yes. She's a junior person. Right. So they have lost. Now you don't hear from Wendy Doniger and Sheldon Pollock. Right. वो हार गए हैं. From Battle of वो बाहर उसके पहले भी ब्रेकिंग इंडिया, Right, उसके right. पहले भी बीइंग सारी Yes, उनको yes, बताया था yes, उनके बारे में. yes, इन्वेडिंग द सेक्रेट, yes, एकेडमिक हिंदूफोबिया इनमें लगाया उनका. yes. But what happened is they put their juniors forward Okay. because they lost. They put their juniors in front. Okay. So she is fighting their battle. Yes. That is what's going on. Right.
So this is an alliance of certain Western academics with Indian left wing and Islamic forces, Right. which are Islam is aligned with the left wing. That Right. is the thing. So they're coming up with all this because they have more prestigious positions. They have academic chairs. They have more forums than we do. Right. Media, prestigious press, Harvard University Press publishes, Right. Oxford Press publishes. They will not publish our point of view. So this is वो इसका फायदा उठा रहे हैं. They don't want to come. You know, we have invited all the 10 heads to come for this event on March 1, and they have refused. So most of them are ignoring or giving some excuses, and they are not willing to come and face our scholars. Very nice. So thank you very much, Rajiv ji, for joining us at Garuda stall. And my last question is to you is what is your message to our younger generation, especially students in IITs and similar at similar premium institutions? Well, you know, you have to decide if you're interested in your culture or not. If you're only interested in selfish, make some money, get a degree, get a job, then none of this will be of interest to you. But if you want to be a learned person and a good citizen, good human being, pass it on to the next generation of children, then you should study. You should read what this. How much we have not decolonized our education system. We have not decolonized our media, even our planning commission, Niti Aayog. They are still colonized in many ways. So much the UPSC exams are colonized. So the judiciary is getting more colonized. The Supreme Court is getting more colonized, more into going away from our tradition. So these are threats to India as a country. And so I would say that since it's your future, you have to take it seriously. Right, absolutely. So thank you so much. And I want to thank Garuda for publishing this book. It's a good job you've done. Nicely it's come out, and I recommend everybody to get a copy. And he's one of the intellectual kshatriyas. I have to tell you, to fight the Rakshas like Ravana, we have to have intellectual kshatriyas. And so Anurag is one of them. We have a whole team of them. You should come to Delhi University March 1. And we are launching this book whole day. Every head of Ravana we will give you an argument against them from our young team. सर नमस्कार. माय नेम इज़ शिवा जांगीड एंड मैं विकास जी के साथ में हूँ. हम साथ में अभी बैक टू योर रूट्स अपना कल्चर और ट्रेडिशन को कैसे रिवाइव करते हैं हम उस पर काम करते हैं. तो सर की हमने बुक पढ़ी थी ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस, तो उसी के रिगार्डिंग मेरे सर से कुछ क्वेश्चन है. सर ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस के अंदर काफ़ी सारे प्रूफ्स दिए गए हैं कि जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है, बाकी थ्योरीज जो वामपंथी और बाकी ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस जो आपने बुक लिखी थी उसको, लेकिन उसके बावजूद भी स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, इवन कि गूगल के अंदर एक वो पुराना नैरेटिव चल रहा है. हम अपना पुश भी करते हैं तो एक लेवल के बाद में फिर हमें बैक लगता है और उसको हम एक लेवल के बाद में नहीं ले जा पाते. तो उसका क्या रीज़न है सर, उसको कैसे हम ब्रेक करें? एक तो जो प्रोफेसर्स हैं वो पुराने ज़माने के प्रोफेसर अभी भी हैं. हमारी साइड के इतने अच्छे स्कॉलर्स नहीं निकाले जो उनको फेस कर सकें. हाँ, अकेले बैठ के तो हम नहीं कर सकते ना. हमको हर एक यूनिवर्सिटी में अपने विचारधारा के साथ जुड़े हुए प्रोफेसर चाहिए, फैकल्टी चाहिए. स्टूडेंट नहीं कर सकते, फैकल्टी को भी हेल्प करनी चाहिए. स्टूडेंट चाहते हैं कि हमको अपने धर्म के बारे में सिखाया जाए, लेकिन जो प्रोफेसर हैं वो तो मार्क्सिस्ट हैं, लेफ्टिस्ट हैं, वो तो दूसरी तरफ से जुड़े हुए हैं ना. तो ये प्रॉब्लम वाइस चांसलर बदल दो उससे नहीं बनेगा. आपको खूब सारे हज़ारों प्रोफेसर पैदा करने हैं. वो कहाँ पैदा होंगे, ये बात है, ये चैलेंज है. अभी तक ये सरकार नहीं कर पाई, HRD मिनिस्ट्री नहीं कर पाई, कल्चर मिनिस्ट्री नहीं कर पाई, ये कर ही नहीं पाई. जब तक ये सीरियस रिसर्च जो होती है और सीरियस पुस्तकें जो निकलती हैं, एकेडमिक प्रेसेस होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उनका स्टैंडर्ड बड़ा हाई होना चाहिए. हाई स्टैंडर्ड नहीं हमारे कंट्री में. तो ये जो लोग इमोशनल करके बोलते हैं उसकी बात नहीं कोई सुनता. सो योर क्वेश्चन इज़ व्हाई आफ्टर सो मेनी ईयर्स फाइटिंग बैक इट नॉट मेड डिफरेंस. बिकॉज जो इन यूनिवर्सिटीज़ में फैकल्टी बैठी हुई है ना, they are well educated people, they are smart people. You cannot trivialize them.
उनको हम रिप्लेस नहीं कर पाए. It will take a long time, and I'm not sure we have that much time. और सर इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है कि अपने कल्चर और ट्रेडिशन अगर हम देखें तो वो भी वेस्ट की तरफ धीरे धीरे उनका यहाँ पे इन्फ्लुएंस आता जा रहा है. हमारे बच्चों को अपनी चाहे भाषा हो वो धीरे धीरे इंग्लिश पे जा रही है, और कल्चर हो ट्रेडिशन हो वो धीरे धीरे वेस्ट की तरफ एडप्ट करते जा रहे हैं. अपना रिवाइव हुआ है 2014 के बाद में, थोड़ा सा रिवाइव हुआ है, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना हमें एक्सपेक्टेशन थी. तो इसको हम कैसे रिवाइव करें? ये तो इसमें तो गवर्नमेंट का हाथ है ना. अब इसलिए इसमें लेखक हमारे जैसे और इंडिविजुअल्स हैं, कुछ काफ़ी कर सकते हैं काम, हम कर रहे हैं, लेकिन कल्चर मिनिस्ट्री काम नहीं करी. उन्होंने उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उन्होंने पूरी नहीं की. जो HRD मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने पूरी नहीं की. अभी तक NCERT का करिकुलम चेंज नहीं हुआ, सिलेबस चेंज नहीं हुआ. अब ये क्यों नहीं हुआ? ये तो सरकार की बात है ना. दिस इज गवर्नमेंट मैटर. पब्लिक हैज़ टू डिमांड. सरकार इज़ बिजी विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच इज़ गुड, अच्छी बात है, बट सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट के में लो प्रायोरिटी है. अभी उनको टक्कर होगी बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू हिट हार्ड. सुप्रीम कोर्ट विल मेक इट वर्स फॉर हिंदूज. सुप्रीम कोर्ट विल मेक इट वर्स फॉर हिंदूज. यू विल सी दिस कास्ट पॉलिटिक्स, माइनॉरिटी पॉलिटिक्स बिकमिंग वर्स. और बढ़ेगा ये. तो सर इसको नैरेटिव को अगर ब्रेक करें हम अपने लेवल पे, आपने कह दिया कि ठीक है गवर्नमेंट बिजी है, हम अपने लेवल पे एफर्ट डाल रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ तीसरा माध्यम है कि किसी और तरीके से भी हम पुश कर सकते हैं इस नैरेटिव को? हमने कितनी मेहनत की है, पुस्तकें लिखी हैं. आई वुड लाइक पीपल टू रीड इट. आई वुड लाइक पीपल टू रीड दीज बुक्स. इनवाइट मी आफ्टर रीडिंग इट. Bring 50, 100, 200 people together and we'll have a workshop, we'll have seminar. But I want to discuss with people who are well read, not people who are just emotional. Because I work hard, I want them to also work a little bit. ठीक है ना? हमारे लोग पढ़ते नहीं ज़्यादा, and then they expect it सब चेंज हो जाएगा. चेंज ऐसे नहीं होगा. You have to be well informed person. नमस्ते सर, बलभद्र महाभाव मीडिया से, और हिंदी में आपसे कुछ क्वेश्चन एक दो. महाभाव मीडिया, तो आपसे इस जो आपकी नई बुक आई है क्रिटिक ऑफ हिंदूफोबिक स्कॉलर्स द 10 हेड्स ऑफ रावण, तो इसमें रोमिला थापर जी के बारे में आपने काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है. तो पहला क्वेश्चन मेरा है, वो इस्लामिक रूल को बड़ा सामान्य यस से रोमिला थापर को मुकाबला करने वाले तो मेरा क्वेश्चन अनुराग शर्मा, इनसे बातचीत की. अच्छा, ओके. तो मेरा क्वेश्चन आपसे है, इस्लामिक रूल के बारे में वो लिखती हैं कि एक सामान्य था, नॉर्मल, जैसे राजा आपस में लड़ते थे एंशिएंट टाइम में, उसी तरह से था. एक राज्य का दूसरे राज्य पर आक्रमण था, ये कोई धार्मिक आक्रमण नहीं था, कोई सिविलाइजेशनल वॉर नहीं था. तो रोमिला थापर इसको बड़ी मजबूती से रखती हैं, आपने उसको पूरा डिबंक किया है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आप अगर बता. नहीं, देखिए, अगर आप जितने भी क्रॉनिकल्स पढ़ेंगे जो मुस्लिम जो हिस्टोरियंस थे उस समय के, तो पूरा उसमें उन्होंने लिख रखा है कि हमने क्यों हमला करा. तो वो किस आधार पर वो कह रही हैं कि ये तो धार्मिक इसमें कुछ नहीं था, जब जो मुस्लिम क्रॉनिकल जो लिख रहे हैं, जो वहाँ के जो इतिहासकार थे, वो खुद कह रहे, स्वयं कह रहे हैं वो कि भाई हमने तो इसलिए करा क्योंकि ये तो ना काफिर हैं. अब अकबर का मैंने इसमें उदाहरण दिया है, तो अकबर तो स्वयं अपने एक पत्र में कह रहा है कि हमने कुफ्र को ख़त्म कर दिया, तो बहुत ना सब कुछ ना अच्छा हो गया, अब इस्लाम फैल गया. तो अब ये तो बिल्कुल आधारहीन बात है. इस पे क्या मतलब, अगर उन्होंने थोड़ा भी अगर पढ़ा होगा तो उनको पता होगा कि ये बात सत्य नहीं है. बट जैसे UPSC तक उनकी बुक्स को कंसीडर कर रही है, तो इससे कैसे मुकाबला होगा, इन सारी चीज़ों को कैसे आगे कर सकते हैं, इनको और भी मतलब डिबंक करने की एक मास की ज़रूरत होगी कि लोगों तक ये सारी चीज़ें पहुँचे. तो उसके लिए मतलब क्या नॉर्मल पीपल आपकी जो बुक वो पढ़ेंगे तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, वो क्या कर सकते हैं? आप ऐसा करिए ना, आप UPSC और इनमें NCERT को लेटर लिखिए कि आप ये कह रहे हैं बात कि ये ऐसा नहीं था. आप वो आजकल तो सब कुछ इंटरनेट आर्काइव पे आपको फ्री में मिल जाता है, आप उसको पढ़िए और कोट करिए कि ये देखिए, ये आप ट्रांसलेशन है पर्शियन, आप पर्शियन को ट्रांसलेशंस हुए हैं सारे जितने भी है, मैंने दिए भी हैं रेफरेंसेस. तो आप उनको कहिए, लिख के चिट्ठी ईमेल करिए कि आप ये क्यों पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ये तो झूठ है. तो अगर ऐसे बहुत लोग करेंगे तो उसका उनके ऊपर असर पड़ेगा. और सेकंड क्वेश्चन इज़, जैसे आपने लिखा है इस बुक में, रोमिला थापर कहती हैं कि नेशन और नेशनलिज्म इज़ अ मॉडर्न फेनोमेनन. ये कोई पुराना ऐसा नहीं है कि इंडिया में ऐसी आइडियोलॉजी पहले कोई रही है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? ये अगर रोमिला थापर अगर वो कोई भी पुराण उठा के देखें, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, तो उसमें भारतवर्ष के बारे में बार बार उल्लेख किया गया है. तो भारतवर्ष क्या था? भारतवर्ष क्या था, मेरा प्रश्न है उनसे कि अगर
नेशन को छोड़ दीजिए, राष्ट्र तो था, जैसे राजीव जी कभी कई बार कहते हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट से राष्ट्र था, तो राष्ट्र का क्या अर्थ होता है? भारतवर्ष में जो ये वर्ष होता था इसका क्या अर्थ होता है? तो अगर आप पुराण पढ़ेंगे तो उसमें लिख रखा है कि भारतवर्ष जो है वो हिमालय से लेकर यहाँ तक, और जहाँ पर इसकी सीमा के बाहर जो रहते हैं उनको म्लेच्छ कहा गया है। तो किसी कारणवश ही कहा गया ना, क्यों कहा गया म्लेच्छ? क्योंकि म्लेच्छ को डिफाइन भी करा है कि क्यों कहते हैं उनको, क्यों उनके क्या उनके ना कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि उनको म्लेच्छ क्यों कहा गया है। तो ऐसा ये एक बात सत्य नहीं है कि ना कुछ नहीं था, ये सब ऐसे बाद में बन गया। अगर आप पढ़ेंगे पृथ्वीराज रासो, मैंने उदाहरण दिया इसमें, तो पृथ्वीराज रासो में हालांकि ये कह देते हो तो बाद में लिखी गई, बाद में भी लिखी गई तो भी अंग्रेज़ों से तो पहले ही लिखी गई ना। वो तो कहते हैं अंग्रेज़ों के आने के बाद ही हुआ, तो अंग्रेज़ों से तो पहले हर कोई, वो भी स्वयं भी मानेंगी, तो उसमें भी उल्लेख आता है। तो फिर ये तो बात ठीक नहीं है ना। हमने काफ़ी वर्क किया है, जैसे नेशन इज़ नॉट राष्ट्र, संस्कृत इज़ नॉट ट्रांसलेट, हाँ तो वही, तो उसके बारे में का वीडियो उठा के तो मैंने लिखा है, आप इनकी वीडियो देखिए, 5 वीडियो पार्ट की सीरीज़ है, तो उसमें एक पार्ट यही है, नेशन एंड नेशनलिज्म। पॉपुलर, जैसा कि आपने बुक में भी लिखा है, सर ने लिखा है कि देवदत्त पटनायक माइथोलॉजी के ऊपर उन्होंने बहुत सारा वर्क किया है, बुक्स लिखी हैं और बहुत पॉपुलर कंटेंट है। जैसा नहीं मानते, हम इतिहास को माइथोलॉजी नहीं कहते। हमने ये अमीश त्रिपाठी से भी हमारी शिकायत है कि वो भी माइथोलॉजी कहता है, हमने उसको भी सीधा मुंह पर बोला है कि माइथोलॉजी, इतिहास इज़ नॉट माइथोलॉजी, वो भी मान गया। उसका सबसे गलत प्रभाव आप देखते हैं कि आजकल युवा जो हैं बॉलीवुड से, मतलब सभी देखते हैं, तो आलिया भट्ट जैसे लोग इस विषय पर बोल देते हैं। देवदत्त पटनायक जैसे लोगों को पढ़ के ये हो रहा है कि आलिया भट्ट जैसे लोग धर्म पर कमेंट कर रहे हैं, शशि थरूर जैसे लोग जो मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, और बहुत, जैसा बुक में काफ़ी लिखा है, अभी उतना समय नहीं है तो मैं पूछ पाऊँ। नमस्ते सर, मैं अर्पित मिश्रा। मेरा एक प्रश्न है आपसे, क्या सनातन और विज्ञान क्या एक दूसरे के पूरक हैं? नहीं, सनातन तो परमानेंट है, चलता जा रहा है। विज्ञान है जो सनातन को डिस्कवर करता है, सनातन को पहचानता है, सनातन के बारे में जो इंक्वायरी करता है वो विज्ञान इंक्वायरी करता है। सनातन को ढूंढने के लिए विज्ञान चाहिए। सनातन अनंत है, आपके कहने का तात्पर्य ये है? हाँ, वो तो अनंत है, लेकिन हमें पूरा मालूम नहीं है, ह्यूमन बींग्स को पूरा मालूम नहीं है। उसके लिए विज्ञान चाहिए, ताकि विज्ञान की खोज होगी, रिसर्च होगा। विज्ञान एक तरीके का रिसर्च है जिससे सनातन और हमको प्राप्त होगा। बहुत सुंदर सर, धन्यवाद। बात है ना, बहुत यूनिवर्सल ट्रूथ इज डिस्कवर्ड थ्रू साइंस, ये बात है ना। और जितना ज़्यादा एक्सक्यूवेट करते जाते हैं, रिसर्च करते जाते हैं, उतना ज़्यादा प्रूफ्स और सत्य तथ्य प्राप्त होते चले जाते हैं। दैट इज सनातन, ठीक बात है ना। वंडरफुल, थैंक यू सर। जिज्ञासा कुछ ऐसी थी कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, उनकी विचारधारा है सर्वोदय, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी तो अंत्योदय है उनकी विचारधारा। तो दोनों ही मूलभूत सिद्धांत लगभग एक से हैं। तो कुछ ऐसा आपको लगता है कि दोनों ये जो विचारक रहे, राष्ट्र चिंतक रहे, तो उनकी विचारधारा में कोई एक दो ऐसे तथ्य जो आपको लगता हो कि जो भिन्न हैं एक दूसरे से, सामाजिकता के अनुसार अगर देखा जाए? नहीं, ये जो गांधी और महात्मा गांधी और ये दीनदयाल उपाध्याय में इतना अंतर नहीं निकालना चाहिए। आपको निकालना चाहिए गांधी और नेहरू। आजकल जो हम भोग रहे हैं वो नेहरूवियनिज्म, ये सारा नेहरूवियन का ये इन्फ्लुएंस है। दिस इज़ नॉट गांधीज कॉन्स्टिट्यूशन। ही वांटेड राम राज, वो तो चाहते थे, राम राज चाहते थे, धर्म चाहते थे, ये चीज़ चाहते थे। गांधी वॉज लाइक एन अंग्रेज, सो नेहरू वॉज लाइक एन अंग्रेज। सो दिस इज मोर, इट इज़ नॉट दीनदयाल उपाध्याय के, ही कम्स लेटर। उनसे पहले ही नेहरू ने गड़बड़ कर दी थी। दिस होल कंट्री मेस्ड अप बाय नेहरू। सर्वोदय और अंत्योदय दोनों विचारधारा मूलभूत सिद्धांत एक ही हैं। ठीक, लेकिन जो नेहरूवियन है, नेहरूवियन सेक्युलरिज्म, नेहरूवियन जो इंग्लिश ब्रिटिश आइडियाज़ हैं जो वो कैम्ब्रिज से लेकर आए थे, उन्हीं के कारण ये काफ़ी हमारा प्रॉब्लम हो गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत गलतियाँ। कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश ने 1935 में एक एक्ट निकाला था। कॉन्स्टिट्यूशन इज 80-90% कॉपी ऑफ दैट। इट इज़ नॉट, हम कहते हैं वो फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, अम्बेडकर है या नेहरू है, ये लोग हैं, बट दे कॉपीड व्हाट द ब्रिटिश डिड। ब्रिटिश हमको सिखा गए कि आपकी आज़ादी भी यही होगी, तो व्हाट को फॉलो कर रहे हैं, उसी को फॉलो। व्हाट अ फुलिश थिंग। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। सर मैं ना वेब्स से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो वेब्स में बलराम जी और शशि केजरीवाल जी
तो आपका उसमें लास्ट टाइम में आपका एक कीनोट स्पीकर, यस दिस इज विभूति सिंह, जी। सो हमारी डिस्कशन हुई भी है उसमें। सर अभी तो इसको मैं रीड आउट करूँगा, मैंने आज ये कॉपी ली है, बट आई वांट टू आस्क द क्वेश्चंस। वो जो प्रीवियस वाली बुक थी सर, मेरा उस पर क्वेश्चंस ये है, वो जो रिवर्स इन स्नेक्स इन द रिवर गंगा जो है, उसके मुझे ना मतलब उसका उस बुक का एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन और सिंपल या आप जिस्ट बता दीजिए, क्रक्स ये मैं पूछूंगा कि अभी उस बुक का इम्पैक्ट अभी जो करंट सिचुएशन अभी चल रहा है इस पे उसका क्या है, मतलब कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। और अभी यूएसए में दे पास्ड अ लॉ सिएटल में मेकिंग कास्ट लाइक अ रेस, उसको प्रोटेक्टेड कैटेगरी की। अब ऑल ओवर द यूएस दिस विल हैपन, ये मैंने प्रिडिक्ट किया था हो रहा है। एंड देन ऑल द सिलिकॉन वैली कंपनीज आर गोइंग टू मेक दिस लॉ, quota law, caste quota law, and then they'll bring it to India into all the subsidiaries, all the corporate private sector. बहुत प्रेशर पड़ेगा इंडिया को इन चीज़ों से। दैट इज़ व्हाट आई हैव रिटन अबाउट। ऑल्सो जो हमारी जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट, चंद्रचूड, ही इज़ लाइक दैट ओनली, ही इज़ फॉलोइंग द हार्वर्ड मॉडल ऑन हाउ इंडिया शुड बी। और बहुत सारे हार्वर्ड वाले हैं भी जो जाके स्पीच देते रहते हैं। अभी वो नेक्स्ट मंथ एक और जा रहे हैं यहाँ कैम्ब्रिज में जा रहे हैं स्पीच देने के लिए, तो मैंने कहा कि मैं इस रिलेटेड में सर एक चीज़ और है उस बुक में, एक्चुअली इट्स अ वेरी थिक बुक, स्पेसिफिक एक चैप्टर आप उसमें सजेस्ट करना चाहें जो इंट्रोडक्शन पढ़ें एंड दैट इज़ इनफ। इंट्रोडक्शन समराइजेज द होल बुक, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। और उसके बाद हर एक चैप्टर का एक पेज समरी है, एक पेज समरी पढ़ लेंगे, इट विल टेक यू टोटल ऑफ 100 पेजेस। पहला इंट्रोडक्शन, फिर हर चैप्टर का एक पेज ओवरव्यू समरी, बस। Thank you so much, sir. And Wonderful. Namaste sir, my name is Gaurav Jha. I was a student of JNU. I have done PhD from School of International Studies, and I had the opportunity to interact with you for several times when you have visited the campus. Sir, my question is regarding I'm working on an index to measure the world powers, especially on human rights, and very good. You keep in touch with me. Yes. Because all these indexes that exist, I don't like them. My concern, like I'm starting first with the Global Opportunities Index, because that will attract investment. I've already completed a pilot project of 15 countries, and it's getting published in it's as a book chapter, also as some other journal article. It's in the pipeline. But my question is, it's not a question, I need your margdarshan, sir. मुझे आपका गुरु के रूप में मैं आपको चाहता हूँ, और क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं सर, लेकिन my time is limited. I understand. But I want to only help and work with people who can help me in my work, finish my work, and help me in my work. But I cannot take on one-on-one students. It's too much responsibility. Like that, sir. I just want to be in contact with you so that मैं आपसे complete जब हो जाएगा तो critical feedback के लिए That you can give me. मुझे You can contact I want me. your harshest criticism. Yeah, I will give you harshest. You don't have to even ask me. I will give you honest critique. You write to me. You write to me and we'll do it. ठीक है? Good.